हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विनाश झा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी आपका नेशनल इनकम के अंदर कवर होता है। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए नेशनल इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है उसके बारे में आज हम बात कर ही लेते हैं। बहुत दिन हो गए इसको भी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक लेमैन के हिसाब से, एक अनाड़ी के हिसाब से जो इंडिया का मैप है वो है ना, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरीज पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल लिखा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी है। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वही डोमेस्टिक टेरिटरी है एक लेमैन के हिसाब से। मगर आप हो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, ये बात आप भी जानते हो, तो आपको इससे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है इन इकोनॉमिक्स इट इज़ यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। इकोनॉमिक्स के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मल इंसान के हिसाब से वही है जो हमने बोला कि इंडिया का मैप, मतलब कि जो हमारा ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री है, मगर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से इतना ही नहीं है। तो देखिए क्या है फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से। कह रहे हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए देखिए क्या है, कह रहे इन एडिशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब वो तो है ही है, साथ में और क्या क्या है, स्पेसिफाइड एरियाज इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर है मतलब जो समुद्र है, जो ओशन है, जो सी है, उसके अंदर हर एक कंट्री का एरिया बटा हुआ है। हमारे दिमाग में कई बार आया हुआ ना कि भाई समुद्र किसका है, तो हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, तो उस हिसाब से डिवीज़न है कि हमारे बीच में लड़ाई ना हो, कल को हम लड़ते ना फिर भाई इस हिस्से में जो भी खजाना मिलेगा वो हमारा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाटर्स में हमारा एरिया डिवाइडेड है, स्पेसिफाइड एरिया है, वो एरिया हमारा है, उसके ऊपर का पानी हमारा, उसके नीचे की मिट्टी हमारी, उसके नीचे ऊपर की हवा भी हमारी। लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, देख लो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, अरे भाई रुक जा, देखो स्पेसिफाइड एरिया ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स एंड एयर दैट इज द सीज ओशन एंड स्काई। ज़मीन आसमान मिट्टी सब बटी हुई है, तो जो हमारा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, आगे क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इंडिया के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी पे, मतलब कि हमारी ज़मीन पे चल रहे हैं, हमारे आसमान में चल रहे हैं, हमारे शिप तो किस में चलेंगे, पानी में चलेंगे ना, तो उस इंटरनेशनल वाटर में चल रहे हैं हमारे खुद के भी, और अगर वो फॉरेन कंट्री का भी शिप है, फॉरेन कंट्री का भी एयरक्राफ्ट है, तो उस टाइम वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होगा। क्या कह रहे हैं, शिप्स एयरक्राफ्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी और फॉरेन कंट्री इन डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी का हो, डोमेस्टिक कंट्री का हो शिप और एयरक्राफ्ट, चाहे फॉरेन का हो, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कवर कर लेंगे। ठीक है, और क्या है, एम्बेसीज। अब एम्बेसी किसकी, हमारी या फिर फॉरेनर्स की जो इंडिया में है। इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर, एम्बेसी क्या होती है और लास्ट वीडियो में जाके देख लो, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये दूतावास होता है, राजदूत होते हैं। पहले राजाओं के टाइम पे मैसेज लेके जाया करते थे, आज के टाइम पे इनका काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आज के टाइम पे यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक चेंजेस भी ऑब्जर्व करते हैं उस कंट्री के अंदर। बाकी आप देख लीजिए नॉर्मल रेजिडेंट वाली वीडियो में। ठीक है, तो देखिए एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है वो अमेरिका नहीं है, वो इंडिया है। ठीक है, ये अमेरिका यहाँ पे इतनी सी हमारी इंडिया की एम्बेसी, तो ये जो इंडिया की एम्बेसी है इंडिया है। ठीक है, यही कह रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, एम्बेसीज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन अ कंट्री, इन अदर कंट्री, इन फॉरेन कंट्री कह लीजिए आप, इन द फॉरेन कंट्री आर लोकेटेड अब्रॉड, जो कि फॉरेन कंट्री में हमारी एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, उसकी इनकम जो उसके अंदर अंदर जनरेट होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। ठीक है, चलिए फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल वाटर में घूम रहे होंगे ना हमारे। फिशिंग वेसल्स मतलब मछली मारने वाले जो घूम रहे हैं, बड़े बड़े, ये छोटे मछुआरे नहीं, बड़े मछुआरे होते हैं, बड़े शिप, बड़ी बड़ी शिप लेकर घूम रहे होते हैं मछली मारने के लिए, उन्हें फिशिंग वेसल्स कहा जाता है। वैसे तो वेसल का मतलब बर्तन होता है, मगर यहाँ पे वेसल का मतलब क्या है, शिप। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये भी आप समझ गए होंगे, लाइक टाइटैनिक, फ्लोट हो रहे होते हैं ना पानी के ऊपर। जो हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में रेजिडेंट चला रहा है, कौन चला रहा है, रेजिडेंट, चाहे वो फॉरेन का ही क्यों ना हो, तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर कर लेंगे। तो ये चार चीज़ें आपकी आ गई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मोर देन पॉलिटिकल टेरिटरी, इन एडिशन टू पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, चलो बच्चों
अब ये अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो इनके एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो ये देखिए, ये रहा एग्जाम्पल डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया के अंदर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई एम्बेसी है क्या? कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो एक प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी कहने जो शेयर वगैरह के लिए, थोड़ा कॉमर्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से तो, मगर है तो कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। तो ये कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, ये इंडिया के अंदर है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अगर यूएसए की एम्बेसी होती है इंडिया के अंदर तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। अगली पीपीटी पर उसके बारे में बात करेंगे। द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, मैं पहले बता चुका यूएसए में इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। AIR इंडिया बिटवीन रशिया एंड इंडिया, बोट्स ऑफ इंडियन फिशरमैन इन इंडियन ओशन, हमारे इंडियन ओशन के अंदर जो बोट्स घूम रहे हैं, जो हमारे शिप्स वगैरह घूम रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स है। आगे चलते हैं भाई। हाउएवर डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इंडिया के अंदर जो फॉरेन की एम्बेसी, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो रशिया की हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। अगर एम्बेसी यूएसए की है इंडिया के अंदर तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। अगर इंडिया में जापान की जो एम्बेसी है वो है तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। जब हमारी एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी तो उनकी भी तो उनके देश में आनी चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, WHO है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ब्रांच होते हैं दूसरे देशों में, मगर जो हेड ऑफिस है आप भी जानते हो कहाँ पे होगा? अमेरिका भाई, ये सारे बनाए तो अमेरिका ने है, तो इसीलिए ये सारे के सारे हेड ऑफिस वहाँ पे हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक देश में, क्या हर कोई अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में डालने दो उसको? नहीं। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 बता दिए मैंने आपको, शायद 5 बता दिए। UNO, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, आर लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, है तो ये हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के ऊपर, मतलब हमारे देश के ऊपर, मगर फिर भी इसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर नहीं करने वाले। तो ये भी हो गया भाई। आइए और आगे चलते हैं। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी का फंडा हमने पढ़ा, तो क्या कारण था पढ़ने का ये बताओ। सबसे पहले GDP क्या होते हैं? GDP होते हैं, GDP रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक देश के अंदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, GDP आ जाएगी। उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए सबकी वैल्यू ऐड करनी है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अगर अंदर है तो उसको सिर्फ डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, मगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी कमा के ले और दोनों को ऐड कर दिया तो उसको नेशनल इनकम कहेंगे। पता है ना, चैप्टर तो नेशनल इनकम ही चल रहा था। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी कमा के ले आए, वो भी ऐड कर दिया। और ये कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला है जो आपके कैलकुलेशन के टाइम पे काफ़ी काम आने वाला है। आइए दोबारा से देख लो एक बारी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंपॉर्टेंट है विद इन। और नेशनल इनकम रेफर्स टू द नेट वैल्यू एडेड बाय फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी कमा लिया। और ये कौन कमा रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट। सर अब ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ से आ गया? लास्ट वीडियो जाके देखो, आई बटन में दे दूंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो देश के अंदर कमाया डोमेस्टिक इनकम, देश के अंदर प्लस देश के बाहर से कमा लिया नेशनल इनकम। और इसके बाद भाई एक टॉपिक है GDP एंड वेलफेयर। ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखने के लिए आ जाएगा अच्छा खासा 3 मार्क्स में। तो GDP एंड वेलफेयर है क्या? ऐसा माना जाता है कि अगर देश की GDP बढ़ रही है, मतलब कि टोटल इनकम बढ़ रही है देश की, मतलब सबकी इनकम बढ़ रही होगी। GDP इज अ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या कहते हैं भाई? GDP इज
इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इंडिकेटर पता है ना, बाइक में होता है जो लेफ्ट राइट का इंडिकेट करने के लिए बताता है। तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो क्या बता रहा है, वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है। नहीं होता, कब नहीं होता। जीडीपी सिर्फ रियल जीडीपी बढ़ेगी तब फायदा होगा, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन 1 रुपये भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता। तो मतलब जब एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी बढ़ेगी। मगर नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है। तो अगर महंगाई आ गई, मान लो पिछले साल 10 लाख थे, इस साल 12 लाख है जीडीपी, और 20% तो इन्फ्लेशन है, तो कुछ भी बढ़ी क्या आपकी जीडीपी? नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो देखिए जीडीपी को माना जाता है कि वो वेलफेयर का इंडिकेटर है, मगर वो कौन सी जीडीपी होनी चाहिए? रियल जीडीपी। और ये रियल और नॉमिनल जीडीपी डिटेल में अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ मैं, जरूर लेना क्लास, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पहला कारण ये लिमिटेशंस है, जीडीपी वेलफेयर नहीं होता इसके, लिमिटेशंस। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? अनइक्वल होता है। सर अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आप जानते हैं ये 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जिसका है उसको मिल रहा है रेंट, लेबर जो है उसको मिल रहा है वेजेस, कैपिटल जिसकी उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर बॉस भाई प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है? देख लीजिए, आपके आंखों के सामने है, लेबर को सबसे कम मिलता है, मेहनत सबसे ज़्यादा उससे करवा लेते हैं, एंटरप्रेन्योर लेकर जा रहा है कैपिटल, और लैंड का मालिक ज़्यादा लेकर जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनकम सिर्फ कुछ लोगों की बढ़ रही है। ज़्यादातर पब्लिक तो लेबर क्लास के अंदर आ गए ना, जो भी नौकरी कर रहा है सब लेबर। इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेबर मतलब वो नहीं जो सीमेंट लेके दीवार पे मार रहा है प्लस्तर ना, जो भी नौकरी कर रहा है हर कोई लेबर है, जो दूसरों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे कि लेबर क्लर्क जो है वो बड़ी कैटेगरी है कंट्री के अंदर, मगर उनको सबसे कम मिलता है और बाकियों को ज़्यादा। तो जीडीपी तो बढ़ती है मगर वेलफेयर नहीं होता, क्योंकि सबकी इनकम एक्चुअल में नहीं बढ़ती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से। ठीक है, दूसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? देखिए गाँव के अंदर पहले तो चलता ही था, आपका एक चैप्टर है मनी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मगर अभी भी हमारे गाँव के अंदर ऐसा होता है कि लोग पैसे देकर हर चीज़ नहीं खरीदते। जिनकी खेती है भाई, अपनी खेती है धान की, गेहूँ की, अच्छा खासा अनाज हो रहा है, क्यों पैसे देके खरीदे? सब्जी वाला आता है, उसको एक साइड गेहूँ रख देते हैं, वो एक साइड सब्जी रखता है, सब्जी देकर चला जाता है, गेहूँ लेकर चला जाता है, सब्जी देकर जाता है, गेहूँ लेकर जाता है। पैसे की कहीं बात नहीं है। वेलफेयर हुआ, जिसको सब्जी की ज़रूरत हो उसको सब्जी मिल गई, और जिसको गेहूँ और धान की ज़रूरत हो उसको गेहूँ और धान मिल गया, मगर जीडीपी में काउंट नहीं हुआ। अगेन जीडीपी इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर हो रहा है मगर जीडीपी नहीं बढ़ रही, क्योंकि तो काउंट ही नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन थोड़ी लेते हैं हम जीडीपी के कैलकुलेशन के टाइम पे। इसके बाद बच्चों एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ को हिंदी में कहा जाता है बाह्यताएं। जब जीडीपी बढ़ती है मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ी, अरे बहुत बढ़िया हुआ, सबकी इनकम मान लो सबकी बढ़ गई, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, स्टिल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जीडीपी बढ़ रही है मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आपका एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो रहा क्या? जीडीपी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, मगर वेलफेयर कैसा? लोग यहाँ धुएं से खास के मर रहे हैं, हर किसी को दमे की बीमारी है, पंप लेके मारने में लगा मुंह में, क्योंकि भाई पोल्यूशन इतना है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से भी क्या होता है, जीडीपी तो बढ़ती है मगर वेलफेयर नहीं होता। और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे ये वाला पॉइंट तो जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे ना इंडियन इकोनॉमी तब आएगा। देश में गरीबी है, पॉपुलेशन, एजुकेशन कम है, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा, पॉपुलेशन, हर एक प्रॉब्लम का कारण पॉपुलेशन, मतलब सारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही इतनी है। नाउ वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, चाइना को पीछे छोड़ दिया भाई हमने। अब तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पॉपुलेशन बढ़ती है तेज़ी से, जीडीपी बढ़ती है मगर जीडीपी पीछे रह जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन किस स्पीड से भाग रही है? बोल्ट टू सैन के जो है ना सबसे तेज भागता है, और अपनी जीडीपी किस हिसाब से भाग रही है? वो चींटी की स्पीड से भाग रही है। वैसे चींटी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है अगर एक्चुअल में बड़ी चींटी हो तो, मगर आप मान लो वो तो स्लो भागेगी ना, वो एक्चुअल में चींटी इतनी से बोल्ट बड़ा है जो भागने वाला बंदा है। तो अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्या फ़ायदा हुआ? जीडीपी थोड़ी सी बड़ी, पॉपुलेशन ज़्यादा, बट क्या?
और क्या है, चेंज इन प्राइसेस। ये आपका नॉमिनल जीडीपी वाली बात आ गई कि जीडीपी बढ़ी, मगर किस वजह से बढ़ी, नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई होने की, प्राइस लेवल चेंज हो गया, प्राइस लेवल अप हो गया है, तो जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखेगी मगर लोगों को फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला इससे। मान लो कि भाई आपकी इनकम 10,000 से 12,000 हो गई, आपके घर का खर्चा 10,000 से 15,000 हो गया, क्या कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि महंगाई हो गई ना। तो ये है कि जीडीपी, नॉर्मली रियल जीडीपी को वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है, मगर ये लिमिटेशंस है कि हमेशा जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझाया, समझ आएगा। कैसे नहीं आएगा? डंडे से मारूंगा, नहीं आएगा तो आओ। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मान लो कि मतलब सोने का खजाना वही है। थैंक यू।